नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार जब से जातीय जनगणना का ये रिकॉर्ड आया है, रिपोर्ट जारी हुआ है, उसके बाद से चर्चाएं तो कई हो रही हैं, लेकिन इसी चर्चाओं के बीच में एक चर्चा और बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि 2024 के चुनाव से पहले कई आरोप, कई लांछन लग रहे हैं केंद्र की सरकार पर। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कई ऐसे आरोप हैं जिसे उनके विरोधी मढ़ रहे हैं। इन्हीं में से एक आरोप है कि पत्रकारों पे जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है और सरकार गलत ढंग से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही एक मामला देखने को आया है जिसमें कई ऐसे पत्रकार हैं, न्यूज क्लिक के पत्रकार हैं, इसके अलावे भी और कई पत्रकार हैं जिन पर सुई चली है ईडी ने, और इसके साथ साथ अलग अलग देशों से फंडिंग की बात कही जा रही है। इसके आरोप लगे हैं और इस आरोप के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कई लोगों को तो छोड़ भी दिया गया है, लेकिन मामला अभी सलटा नहीं है। इस विषय को लेकर के क्या समझती है बिहार की जनता, बिहार के राजनीतिक दल और बिहार के राजनीतिक दल के नेता? ऐसे ही एक नेता हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल से इनका संबंध है और सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ये अपनी बातों को बड़ा ही बेबाकी से रखते हैं। आज भी हम इनसे यही अपेक्षा करते हैं कि इस विषय पर भी जो पत्रकारों को लेकर के है और अन्य विषयों को भी हम हालांकि इसमें साथ में अटैच करेंगे, लेकिन सबसे मुख्य विषय होगा हमारा उन पत्रकारों पर जो कार्रवाई की गई है उसे ये किस तरह से देखते हैं। चूंकि सेना से आए हैं, इसलिए आप जानते हैं कि सेना का अनुशासन बड़ा तगड़ा होता है। हम इनसे भी अपेक्षा करते हैं कि जो बातें सामने रखेंगे उससे खास करके ज्ञानवर्धन भी होगा और तथ्य बिल्कुल सामने आएगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी। धन्यवाद। रजनीश जी, आपने सुन ही लिया होगा, मैंने इंट्रो में आपको बता दिया है कि मामला पत्रकारों की गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों से है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पत्रकार का काम है, पत्रकार का काम ही है कि गवर्नमेंट को पूछना कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको आप डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। पत्रकार का काम ही है सरकार को ये पूछना कि आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और उस पर जो आप कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है। यह पत्रकार का ड्यूटी ही है। मैं एक लाइन में इसको कहना चाहता हूं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ जर्नलिस्ट टू रोस्ट द गवर्नमेंट। जैसे सोना आग में तपता है, पत्रकार सरकार को आग में तपाता है और उस रोस्टिंग से सरकार को भयभीत नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट वेलकम द वर्स्ट क्रिटिसिज्म जो पॉसिबल है, सबसे भयानक से भयानक जो उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, सरकार को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और यह पत्रकारिता का ड्यूटी भी है और वह उसका स्वाभाविक गुण भी है। जहां तक बात है कि अभी पूरे देश में जो माहौल है, जो पत्रकारों पे मतलब इट इज नॉट इन वेलकम स्टेट, और इसके लिए मैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही नहीं कर रहा हूं। जहां जो स्टेट गवर्नमेंट है वह चाह रही है कि जो पत्रकार है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को है, तो स्टेट गवर्नमेंट everybody, all those who are the ruler, they want to subjugate the journalist. वो चाहते हैं पत्रकार उनसे इतने कड़े प्रश्न नहीं करें जो उनको कटघरे में खड़ा कर दे। आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी या पहले भी पत्रकारों स्टेट गवर्नमेंट से भी कर रही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया था, एक कम्युनिस्ट लीडर पर किसी ने कुछ बोला तो उसको पकड़ लिया। कर्नाटका में भी हुआ है, आपने देखा, हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा सुधीर चौधरी के अरेस्ट को रोकने के लिए। तो पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि जो सरकार है वो अपना काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही। दे डोंट फॉलो द रूल्स दे सपोज टू फॉलो। जो उनको करना चाहिए वो नहीं करते, और जब पत्रकार उनको रोस्टिंग करते, उनको बुरी तरह से रगड़ते हैं तो फिर उनको खराब लगता है। और आप अभी मुझे गाली देने लगी है तो नेचुरल है मुझे खराब लगेगा, मैं आपको गाली दूं तो खराब लगेगा। लेकिन सरकार को खराब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत गाली नहीं है। जो सरकार में आप हैं इसलिए आपको गाली दे रहे हैं,
उस पोस्ट को गाली दे रहा है। तो पत्रकारों का जो रजनीश जी, मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के आने में, अस्तित्व में आने के बाद से पत्रकारिता को एक नया आवाज मिला है और ये अब आपके बेडरूम, ड्राइंग रूम कहीं भी घुस जाने के लिए स्वतंत्र है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चीजें सामने आती है उसी तथ्यों के हिसाब से बात करनी चाहिए? क्या सोशल मीडिया के आने से पत्रकारिता का स्वरूप बदला है? जरूर, सोशल मीडिया ने जो, आपको मैं एक स्टोरी थोड़ा सा कहता हूँ, जो पत्रकारिता था प्रिंट मीडिया का, उसमें सबसे बड़ा पहला हस्तक्षेप टाइम्स ऑफ इंडिया का राइजिंग स्टार समीर जैन ने किया था। मिस्टर समीर जैन इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एडिटर और एडिटोरियल के होली पोजीशन को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। बॉम्बे में एक बार आग लगा था और बॉम्बे एडिशन में टाइम्स ऑफ इंडिया को ओल्ड लेडी ऑफ बोरी बंदर कहा जाता था, माने बहुत चलता था बॉम्बे में। तो एडिटर ने फर्स्ट पेज पे उस न्यूज को दिया था, तो समीर जैन ने कहा था, हु इज दैट इडियट एडिटर हु हैज गिवन दिस न्यूज, हाउ मेनी स्लम कॉलोनी पीपल रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यह जो प्रिंट मीडिया हो गया था पूरी तरह से बिजनेस ओरिएंटेड हो गया था और एडिटर्स के पोजीशन को अंडरमाइन कर देता था। आज आप जानते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, हिंदू को छोड़ दीजिए, या दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, इसका एडिटर कौन है और उनकी आवाज का कितना वैल्यू है, क्योंकि इस मीडिया हाउस के ओनर इसको कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया आया है तो यह सबको बाय एंड लार्ज अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हम जैसे जो छोटे लीडर हैं इनको भी अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। तो सोशल मीडिया ने आके इस जो प्रिंट मीडिया में जो समीर जैन ने जो खुराफात स्टार्ट किया था, इस पर एक बड़ा अंकुश लगाया। अगर एक गोलमाल करते हैं तो ये जो आप सोशल मीडिया वाले यूट्यूब, फेसबुक, ये लोग हाईलाइट करके इन पर दबाव बना देते हैं। तो एक जनरलिज्म में एक लेवल माने आया। लेकिन इसमें जो आप जानते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कोई ओवर इंथुजियाज्म में कर लेते हैं, कोई जानबूझ के गाली देते हैं। तो ये सब हर जगह गलत होता है। जैसे मनीष कश्यप का केस, अब वो जानबूझ के एक लीडर को गाली दे रहे थे तो मौका मिलने पे पकड़ा गए। तो माने, लेकिन सोशल मीडिया आना अच्छा हुआ, थोड़ा एथिक्स रहना चाहिए। रजनीश जी, एक इसमें अलग अलग बाइफरकेट करके देखा जाए तो न्यूज क्लिक जैसे जो मीडिया हब हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी खबरें रखते हैं, हमारे जैसे जो अलग मीडिया हब हैं, हम यूट्यूबर की बात नहीं करते हैं जो खड़ा होकर सड़क पर चिल्लाते हैं वगैरह वगैरह बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है और जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, न्यूज वेबसाइट जो न्यूज क्लिक है उसके जुड़े हुए मामले जो सामने आए हैं, इसमें कहा यह जा रहा है कि चीन का एजेंडा जो है उसके आधार पर वहां से फंडिंग हो रही है और इस मामले को लेकर के कई जो पत्रकार हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई है। इनमें वेबसाइट के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ हैं, पत्रकार अभिषार शर्मा है, अरविंदो चक्रवर्ती हैं, भाषा सिंह है, व्यंगकार संजय राजौर है, इतिहासकार सोहेल हाशमी के सहित उर्मिलेश भी इसमें इस मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि हम पूरी तरह से पाक साफ हैं। इसके साथ साथ एक सवाल और भी आता है, चूंकि आप सेना में रहे हैं, आप जानते हैं तथ्यों को, नियमों को जानते हैं कि क्या अगर इस तरह की फंडिंग हो रही है तो सरकार सोई हुई थी। सरकार के रहते हुए सरकार की एजेंसियों के कहीं ना कहीं फेल्यूर का भी एक सबूत है ये। नहीं, देखिए, जो माने इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी को पता तो चल जाता है, कोई चीज स्टार्ट होते ही चल जाता है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी प्लेनिपोटेंशियल नहीं है, वो सार्वभौम सत्ता नहीं है। वो अगर किसी को अरेस्ट करती है तो उसको कोर्ट के सामने ले जाना, उसके पास एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो अगर वह बिना एविडेंस के अगर किसी को पकड़ लेगी, बहुत सारे टेररिस्ट हैं, बहुत सारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसी को पता रहता है कि इनके फॉरेन लिंक्स हैं, ये गलत लोगों के संपर्क में है। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं होता है तब तक खास के पॉलिटिकल और जर्नलिस्ट लोगों को पकड़ लेने से कोर्ट में इनकी रोस्टिंग हो जाती है इंटेलिजेंस वालों की। तो इंटेलिजेंस फेल्योर तो नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूज छापा था और ये बात है, आप नेपाल में जाइए, नेपाल में बहुत
80% पत्रकार चीन के पेरोल पर काम करते हैं। एक जी क्रांति दूत करके एक समाचार पत्र, क्रांति दूत है या क्रांति, युवराज घिमिरे जो पहले इंडिया टुडे में लिखते थे जी। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और ये जो अभिसार शर्मा पे या प्रांजल गुहा ठाकुरता पे या इन लोगों पे जो लग रहा है, मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन ग्लोबल टाइम्स में भी कुछ हिंट ऐसा हो रहा था, वो इन लोगों को लगातार सपोर्ट कर रहा था। और अभिसार शर्मा का पहले भी उनका इनकम टैक्स में वाइफ है, वो लोग एक बार किसी फाइनेंस में किसी ने किया था, ये लोग यूरोप घूमने गए थे। और अभिसार शर्मा को आप देखिए कि लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी को गाली दे रहे हैं। कभी अभिसार शर्मा, अरे प्राइम मिनिस्टर है, उनको कम से कम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कभी नहीं, राइट और रॉन्ग, ये पुरकास्ट और अभिसार शर्मा ये दोनों दिन रात गाली देते थे मोदी जी को। रवीश कुमार भी मोदी जी का क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन रवीश कुमार अपनी मर्यादा में। तो ये बात तो मैं कह रहा हूं कि अगर इन लोगों ने फॉरेन चाइनीज इस चक्कर में रहता ही है, आप जानते हैं भारत में अपने मोहरे खड़ा, अगर ईडी के पास प्रूफ है तो इन लोगों ने बड़ा पाप किया है। क्योंकि एक बात आप समझिए, राष्ट्र एक है, माँ एक है, रब एक है, धर्म एक, इनसे गद्दारी करना उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। संस्कृत में भी आपने पढ़ा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरियसी। तो अगर इन लोगों ने कुछ किया है ऐसा, तो इन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तो लेकिन कोर्ट में फैसला होगा। लेकिन अगर ईडी के पास प्रूफ नहीं है तो उसने भी बड़ा पाप किया है, जो जर्नलिज्म को हिट करके। तो कोर्ट को इस मामले में बड़ा कड़ा रुख अपनाना चाहिए कि अगर ईडी बिना प्रूफ के पत्रकार को धमका रहा है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, रजनीश जी मेरा आपका कोई क्वेश्चन है? जी रजनीश जी, ये मेरा अंतिम प्रश्न होगा और इस प्रश्न में बहुत सारी बातें छुपी हुई है जिसमें आप पूरी तरह से आप आजाद हैं अपनी बातों को रखने के लिए। एक तरफ जहां आप ये कह रहे हैं कि इन पत्रकारों ने इस तरह का एजेंडा चलाया था इसलिए इन पर कार्रवाई हो रही है, या आप और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस गठबंधन ने भी कई पत्रकारों को बैन किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? इनके साथ तो कोई फंडिंग नहीं हुई है। देखिए, नहीं, इसीलिए नीतीश जी ने कहा ही है कि मतलब मैं पत्रकारों को बैन करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं भी कहता हूं कि अगर कोई पत्रकार है तो पत्रकार को भी जर्नलिज्म के मर्यादा में रहना चाहिए। अब आप अर्नब गोस्वामी को देखिए, उनको मैं उनके इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं उनके बोलने का स्टाइल है। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जवाब देने के लिए मुंह खोलिए, उससे पहले ही he will start firing on you like a machine gun। तो वो ये लोग, तभी मैं पत्रकार के बैन करने के पक्ष में नहीं हूं अगर वह जेन्युइन क्रिटिसिज्म है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके ऐसा ही कर देते जो आग लग जाए। तो इसलिए इन लोगों माने थोड़ा दैट इज कॉल्ड मसाजिंग द ईगो, थोड़ा ईगो इनका मसाज हो। लेकिन मैं सरकार से भी एक बात कहना चाह रहा हूं कि सरकार के कड़े रुख के कारण बहुत सारे पत्रकारों की नौकरी चली गई, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और भी बहुत सारे, अंजुम जी हैं, कितने लोग आप देखते होंगे, अभय कुमार दुबे तो प्रोफेसर हैं, मुकेश कुमार, चैनल पर आप देखिए बहुत सारे लोग, आशुतोष, सब आउट हो गए। तो अब इन लोगों को रोजी रोटी भी चलाना है और फॉरेन एजेंसी ताक में ही रहती है। तो किसी को इस लेवल पे विवश नहीं कर दीजिए कि उसका रोजी रोटी खतरे में पड़ जाए। अब रवीश कुमार को आप देखते हैं यूट्यूब पर रोते रहते हैं मैं बेरोजगार हो गया हूं। वैसे दूसरी बात है उनके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो जैसे आप किसी को जयचंद बनने के लिए फोर्स मत कीजिए। जयचंद ने देश के साथ गद्दारी की अल्टीमेटली, लेकिन उसके साथ भी अन्याय हुआ था। उसकी बेटी को पृथ्वीराज जबरदस्ती उठा के ले गए थे। मिर्जाफर बनने के लिए आप किसी को फोर्स मत कीजिए। मिर्जाफर ने क्यों गद्दारी किया था? मैंने किताब पढ़ा, रेप ऑफ इंडिया, वो लॉर्ड क्लाइव के बारे में किताब है। जो सिराजुद्दौला था वो ना बहुत तुनुक मिजाज था। रजनीश जी, एक शब्द में यदि आपसे पूछूं मैं, अगर एक शब्द में मैं आपसे पूछूं कि क्या चौथा स्तंभ सुरक्षित है तो आप क्या कहेंगे?
चौथा स्तंभ मैं कह रहा हूं बाय एंड लार्ज सुरक्षित है, इसमें कोई डाउट जी। नहीं है, क्योंकि इसका जो रक्षक है वो कोर्ट है। सरकार जी, का एक चलिए। लिमिट है, उसके आगे वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और चलिए चौथा रजनीश जी, स्तंभ अपने को रजनीश जी सच्चा बना के रखे। रजनीश जी, आपने अपनी बातों को बड़ा बेबाकी से रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके आप मेरे समाज के, पत्रकारिता समाज के लोगों के लिए अपनी बात रखे, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।